नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दहेज उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है तो वो हमें कानूनी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप फोन करके ये भी दहेज उत्पीड़न मामलों पर कानूनी जानकारी या सलाह ले सकते हैं। दहेज प्रथा से जुड़ा सबसे बुरा पहलू इसके लिए महिलाओं पर होने वाले अत्याचार हैं। दहेज उत्पीड़न के मामलों में दहेज के लालची परिवार या पति शादी के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो दहेज की मांग बार बार की जाती है और महिला को ससुराल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि कई बार महिला की हत्या तक पर बनाती है और कई बार उन्हें प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दहेज उत्पीड़न के चलते करीब हर घंटे एक महिला की मौत होती है। सरकारी आंकड़ों के माने तो 2019 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें से 30% अपराध पति या ससुराल वालों द्वारा महिला प्रताड़ना के मामले हैं। दहेज महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक मुख्य कारण है। दहेज की मांग करना ही नहीं बल्कि उस मांग को पूरा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। 1961 में बनाए गए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने को प्रक्रिया में सम्मिलित अपराधों की कड़ी सजाओं का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पीड़ित परिवार से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकिचाते हैं, जबकि जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं यानी कि जो एनजीओज होते हैं वो भी केस दर्ज करवाने का अधिकार रखती हैं। जिलाधिकारी को ऐसे मामले में खुद भी संज्ञान लेने की पूरा हक है। ये कुछ बुनियादी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। दहेज उत्पीड़न कानून की ज्यादा जानकारी आज देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता आशीष कुमार उपाध्याय जी। अगर आपका दहेज उत्पीड़न से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा फोन नंबर अब फ्लैश हो रहा है, 012061279337। इसके अलावा एक और नंबर है 012061279338। इन नंबर पर कॉल करके आप जो भी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। तो दहेज विरोधी कानून से जुड़ी जो भी जानकारी है आप पूछ सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए जो भी आपका सवाल है इन नंबर्स पर कॉल करके आप ले सकते हैं। चलिए, आज के हमारे अधिवक्ता आशीष जी हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि दहेज प्रताड़ना को कानूनी तौर पर कैसे परिभाषित किया जाता है। ये 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है पारित किया गया। इसमें जो है दहेज के, क्योंकि दहेज की मांग की वजह जैसे हिंदू मैरिजेस में ढेर सारी कुरीतियां थी, जिसमें से पहले सती प्रथा, बाल विवाह, वो सब खत्म होते होते फिर ये डाउरी प्रोहिबिशन तक भी बात आई। ये आज से नहीं, ये युगों से चली आ रही प्रथा थी। और इसमें सेक्शन 2 में जो है वो डिफाइन किया गया कि क्या जो है वो डाउरी बनाएगा, उसको दहेज किसको बोलेंगे। तो मैं इसके लिए एक बार मैं सेक्शन 2 जो है मैं जरूर इसको पढ़ना चाहूंगा कि ये क्या कह रहा है। तो सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इसमें ये डिफाइन किया गया है कि डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें ए और बी करके 2 पार्ट हैं। पहले इसको मैं फिर से दर्शकों के लिए बता दूं कि किसी भी प्रकार की संपत्ति हो जो मूल्यवान हो, जो दी गई हो या देने के लिए वचन दिया गया हो, चाहे इनडायरेक्टली चाहे तो डायरेक्टली, एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को मैरिज के समय, शादी के समय अगर ये दिया गया हो। दूसरा ये कि अगर शादी के पहले भी और ये शादी के बाद में भी ये दहेज जो है, ये दोनों चीजों को, ये कानून दोनों ही स्थितियों को कवर करता है। तो ये दहेज की जो है परिभाषा है। बिल्कुल, ये कानूनी परिभाषा जो आपने बताई हमें। अब आशीष जी, हाँ बताइए। इसमें एक मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें अर्जुन दोनदिबा काम्बले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें ये डिसाइड की, ये बताया गया कि इनएक्सट्रिकेबल नेक्सस मैरिज के साथ जिसका है जो भी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो दहेज के रूप में उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है।
अब आशीष जी, अगली जो समस्या आ जाती है वो शिकायत की ही आ जाती है दहेज में। तो दहेज प्रताड़ना होने पर कहाँ और जो प्रक्रिया है शिकायत की वो कैसे की जा सकती है, कैसे अगर किसी को भी ये समस्या आ रही है तो सबसे पहले वो क्या कदम उठाए? इसमें एक तरह से अगर चाहे तो वो पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकता है दहेज प्रताड़ना के लिए, या तो उसके बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट एक लेवल पे जो है ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनको एक डाउरी प्रोविजन ऑफिसर के रूप में भी डेजिग्नेट किया जाता है। तो वो उस चीज को वो कर सकते हैं। या अगर वो पुलिस मना कर सकती है तो आप सीधे कोर्ट में कंप्लेंट के थ्रू या जो रेगुलर प्रोसेस है उसके थ्रू भी आप डाउरी प्रोविजन एक्ट में आप उस मुकदमे कायम कर सकते हैं। अगर जो भी प्रताड़ित परिवार है वो ऋण दाताओं से वो अपने लिए रेमेडी तलाश कर सकता है। अब ऐसे में अगर सेक्शंस की बात हम करें तो सेक्शन 498A क्या है और 498A के तहत जो सजा का प्रावधान है वो क्या कहता है? 498A जो है वो बेसिकली क्रूएल्टी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें व्यक्त रूप से कहीं भी डाउरी को जो है नहीं लिया गया है। लेकिन उसके पार्ट बी में जो है वो डाउरी को लिया गया है। डाउरी को नहीं, वो इलीगल या उसको ये कह सकते हैं कि इलिजिटिमेट डिमांड्स के लिए, वो अनलॉफुल डिमांड्स के लिए उसको कवर किया गया है। उसके लिए मैं क्रूएल्टी को उसमें और सजा का प्रावधान उसमें 3 साल तक की मैक्सिमम सजा है, जो कि ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है और कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। आशीष जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगी आपसे। हाँ, इसमें इसकी परिभाषा को इस तरह से हम कर सकते हैं कि कोई भी प्रताड़ना जो है, क्रूएल्टी को बेसिकली हम इस तरह से कह सकते हैं, ये मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी हो सकता है। मानसिक रूप से प्रताड़ना जैसे कि आप किसी तरह से अनलीगल डिमांड, अनलॉफुल डिमांड हो, या किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा हो, या किसी तरह का भी जो एक रीजनेबल बिहेवियर में जो एक विवाहित महिला से नहीं कराना चाहिए या नहीं उसको वो डिमांड नहीं रखना चाहिए, उस तरह का है तो वो मानसिक प्रताड़ना में आता है। शारीरिक प्रताड़ना में जैसे शारीरिक हमला हुआ, आप उसको चोट पहुंचाएं, मारपीट और इस तरह से आए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर कोई दूसरी शादी करता है या इलीगल कॉन्कुबिन रखता है, या सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको ज्यादातर लेते, एक जगह तो ये भी एक फैसले में आया कि अगर कोई नशा करके देर से घर लौटता है तो वो भी एक क्रूएल्टी के अंदर आता है। ठीक है, अगला सवाल ये है, कई बार ये देखने को आजकल मिल रहा है कि शादी से पहले ही दहेज की मांग कर दी जाती है कि इतना हम दहेज आपसे लेंगे, इस तरह की डिमांड की जाती है गिफ्ट्स के थ्रू या जैसे भी। तो इस पर कैसी कार्रवाई होती है जो शादी से पहले ही शुरू हो जाती है? इसमें जो है डाउरी सेक्शन 2 में जो डिफाइन किया हुआ है पार्ट बी में ये कहा गया है कि मैं एक लाइन पढ़ देना चाहूंगा कि by the parent of either party to a marriage or by any other person to either party to the marriage or to any other person at or before or any time after the marriage। तो ये पहले भी कंप्लेन किया जा सकता है, और इसके लिए ही वो अभी मैंने बताया कि समाज कल्याण अधिकारी वो नामित होते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं और पुलिस को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन शादी के पहले के मामलों में आपको जो है क्रेडिबल एविडेंस की ज्यादा जरूरत होगी, उसकी टेस्टिंग थोड़ी सी और हाई होगी शादी के बाद के बजाय, क्योंकि शादी के बाद आप वीमेन टेस्टिफाई कर सकती है, आपको यू विल फाइंड सो मेनी विटनेसेस दे कैन टेस्टिफाई। लेकिन शादी के पहले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये साबित करना कि दहेज की मांग हुई है। उस केस में इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी कठिन होती है। ठीक है, अब डाउरी प्रोबेशन ऑफिसर की हम बात करें तो वो कौन होता है और उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो क्या होती हैं, और कैसे जो है उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है? ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट उनको नामित कर सकती है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक जिले के लिए भी कई ढेर सारे भी नामित हो सकते हैं, और उनको कांटेक्ट के लिए आपको पहले तो डाउरी जो कोर्ट्स जो हैंडल करती हैं, जिला मजिस्ट्रेट की अदालत, वहां से उनका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है, पुलिस स्टेशन से भी उनका कांटेक्ट नंबर लिया जा सकता है। और ये पब्लिक जो है अवेयरनेस के रूप में भी, जैसे जिला विधिक सेवाएं हैं और इस तरह की जो सेवाएं, फ्री लीगल एड्स हैं, वहां से भी इनके लिए इनका डिटेल हमें प्राप्त हो सकता है। उनके थ्रू भी हम जो है उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है आशीष जी, एक दहेज केस लड़ने में अगर हम समय की बात करें तो औसतन कितना वक्त लग जाता है, कितना समय लग जाता है और कितना पैसा भी इसमें खर्च हो जाता है?
ये तो ये प्रिंसिपल, ये नेचुरल जस्टिस है दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर देर से मिला है न्याय तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं कहा जा सकता। कह सकते हैं कि कम समय में हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कहना कठिन है। कोई कमिटमेंट नहीं हो सकता कि इतने टाइम में डिसाइड हो सकता है। अच्छा, अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की अब बात करें तो उसके अंतर्गत क्या दहेज मांगा जा सकता है, उसके रूल रेगुलेशन क्या है, उसके अंतर्गत किस तरह की सजा का प्रावधान है, क्या है इसमें सब चीजें? मुस्लिम पर्सनल लॉ में, हिंदू पर्सनल लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में और मुस्लिम मैरिज में एक अंतर है। हमारे यहाँ मैरिज जो है वो एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मुस्लिम मैरिज में वो कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वहाँ पे वो मेहर और डावर से तय होता है। मेहर वो तय रकम होता है जो शादी के समय वो इनडायरेक्टली बैन है डाइवोर्स लेने के लिए, जो मेहर की रकम तय की जाती है, ताकि अगर कोई आदमी तलाक लेता है तो मेहर की रकम उसको जो है बीवी को, वाइफ को, पत्नी को देना पड़ता है। जबकि वो इसलिए बनाया गया ताकि वो तलाक न ले, उत्पीड़न न करे या वो स्थिति न पैदा हो। लेकिन इसके उलट आपने कहा है कि वो वापस लौटानी पड़ती है। हाँ, वो पत्नियों को वो देना पड़ता है। और डावर, क्योंकि सोसाइटी आज के डेट में इंटरमिंगल्ड हो रही है, डावर की प्रथा क्योंकि मुस्लिम लॉ में डावर की प्रथा जो है बहुत शुरू से नहीं थी, ऐसा हमने हिस्ट्री में उसका ट्रेस पाया। लेकिन आपके आज के समय में भी है। अब कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, और आई हैव टू गो थ्रू दैट प्रॉपर्ली व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन दैट। आशीष उपाध्याय जी, अब आपसे समझना हम चाहेंगे कि दहेज उत्पीड़न कानून और 498 एक समान है, क्योंकि 498 में दहेज शब्द का उल्लेख नहीं है। इसको जरा आप विस्तार से समझाएं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 498 एक क्रूएल्टी के लिए है, और दहेज का जो है, दहेज और ये क्रूएल्टी, ये दोनों अलग अलग दोनों चीजें हैं। दहेज वो क्रूएल्टी शादी के बाद की स्थिति है, और दहेज जो है वो शादी जो हमारे सिस्टम में, जो हिंदू मैरिज एक्ट में है, चाहे जो जिस तरह की शादी हो, वो पहले से ही स्टार्ट होता है डाउरी। ये इस तरह की बुराई है जो पहले से ही शुरू होती है, तो उसके लिए हमें डाउरी प्रोविजन एक्ट की जरूरत पड़ी। अदरवाइज 498A जो है वो क्रूएल्टी है, जो कि शादी के बाद के पार्ट को कवर करता है। उसके लिए क्रूएल्टी, एक बार मैं ये फिर से आपको दोहरा देना चाहूंगा कि एक बार मैं जो है क्रूएल्टी की डिफिनीशन फिर से कहूंगा कि एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वीमेन टू कमिट सुसाइड or to cause grave injury or to danger life, limb or health of the women, or B, harassment of the women where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or is on account of failure by her or any person related to meet such demand. तो क्रूएल्टी की स्थिति जो है इससे अलग है। इसी वजह से कभी कभी ये सवाल उठता है कि क्या हम दोनों मुकदमा एक साथ कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम बिल्कुल दोनों मुकदमा एक साथ कर सकते हैं। डाउरी एक जो है केवल इकोनॉमिकल पार्ट को कवर करता है, क्रूएल्टी जो है वो मेंटल और फिजिकल दोनों पार्ट को कवर करता है। तो ये दोनों केसेस भी एक साथ किए जा सकते हैं। और क्या समय सीमा है शादी सेक्शन 498 की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको लागू करने की कोई समय सीमा भी है क्या? समय सीमा के लिए जो है सीआरपीसी में जो प्रावधान है 468 और 472 आई थिंक, इसमें ये 73 सॉरी, तो 460 उसके अनुसार ये है कि कोई भी कोर्ट अगर जितना पनिशमेंट है उसके बाद के टाइम के केसेस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। लेकिन चूंकि 498A जो क्रूएल्टी है ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, इसी वजह से इसमें जो है ऑफेंस ये लगातार चलता रहता है। इसकी वजह से इसमें स्ट्रिक्ट वो रूल फॉलो नहीं होता। इसी वजह से कोर्ट इसमें एज सच कोई स्ट्रिक्ट लिमिटेशन रूल नहीं है, कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। और अगर हम सजा की बात करें तो क्या 498A में बिना नोटिस की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? नहीं, इसमें जो है ना, जब ये इस तरह के केसेस जब मिसयूज बढ़ने लगे तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस गोयल का एक जजमेंट आया था, रमेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रॉपर गाइडलाइन फ्रेम किए, जिसमें उन्होंने बताया कि आपको किस ये क्रूएल्टी 498A के केसेस में आपको पहले 41
सीआरपीसी को का कंप्लायंस करना होगा, आप तभी गिरफ्तारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है पहले आप एक्यूज को कंप्लेंट को आप प्राप्त करते ही जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो अभियुक्त को पहले समन करेगा और वो आने के उससे उसका स्टेटमेंट लेगा, और जितने भी अभियुक्त हैं उनको उनका स्टेटमेंट लेने के बाद उसको तब लगता है कि अगर इसमें कुछ ऐसा है कि जिसके वाकई में ये ऑफेंस कारित हुआ है, तब जो है वो कोर्ट को इस चीज का रिपोर्ट करेगा और कोर्ट से फिर वो ऑर्डर लेके उसको अरेस्ट कर सकता है। इस दौरान जो है वो भी बेल और पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिहा करना होगा। ठीक है। और क्या ससुराल के, जैसे कोई भी रिश्तेदार की हम बात करें, सास है, ननद है या कोई भी और अन्य सदस्य है, क्या इन पर भी केस दर्ज किया जा सकता है शिकायत पाने पर? बिल्कुल, अगर शिकायत करने पे अगर अभियोजन अधिकारी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता है कि इन लोग ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं क्राइम के और हरासमेंट में इनका बराबर का योगदान है, तो वो उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा कारित हो सकता है और उनके खिलाफ भी कंप्लेंट लिया जा सकता है। और अगर यदि कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है तो क्या दूसरा इन कानूनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकता है? नहीं, दूसरा इसमें जो है थोड़ा सा ये बार है कि कोई भी केवल जो ब्लड रिलेटिव है या अडॉप्टेड है या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो जो है ये क्योंकि पर्सनल लॉस है इसलिए वही केवल ये इस तरह के मुकदमे दर्ज करा सकता है, वही कंप्लेंट दाखिल कर सकता है अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, बाकी और नहीं कर सकते। आशीष जी, अब आपसे दहेज उत्पीड़न का जो सामना कर रही महिलाएं हैं उनको पुलिस सुरक्षा और काउंसलिंग भी की मुहैया कराई जाती है, उसकी प्रक्रिया भी समझना चाहेंगे, वो कैसे करवाई जाती है और कितनी महत्वपूर्ण होती है वो इन सब केसेस में? स्पेशली हिंदू मैरिजेस एक्ट में एवरीबडी नोस दैट लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं लेकिन रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक भी बहुत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि हमें स्पेशल एफर्ट करके और ज्यादातर मैरिजेस में ब्रेक डाउन होने से जो है, और खास करके हम वकीलों को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको भी देखना है कि अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको बड़ा कैसे बनाना है कि ये जो है काउंसलिंग के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू ये जो है शादी बच जाए, शादी न टूटे और कैसे दोनों फैमिली फिर से यूनाइट हो जाए, कैसे पति और पत्नी फिर से एक साथ रहने लगे। उसकी प्रक्रिया ये है कि अगर कभी भी शिकायत जब दर्ज किया जाता है तो महिला थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद महिला थाना भी उनको दोनों अभियुक्त को भी समन करती है और विक्टिम को भी समन करती है। एक बार वहां भी उनके काउंसलिंग प्रोसेस से उनको समझाया जाता है कि अगर कहीं पे भी एक पॉसिबिलिटी है जहां से उसका जड़ क्या है, उसमें उसके रूट कॉज में जाने के लिए कि किस बात का डिस्प्यूट है इनका आपस में, अगर वो फाइंड आउट होता है, कुछ मीट आउट होता है तो वो भी पॉसिबिलिटी रहती है कि इनकी जो है वो शादी टूटे ना, झगड़ा आगे ना बढ़े और दोनों फिर से साथ में रहने लगे। अगर वहां पे नहीं होता है फिर कोर्ट वो वहां से एफआईआर, अगर फर्स्ट फेज के बाद एफआईआर दर्ज होके वो मुकदमा कोर्ट में आ जाता है तो कोर्ट भी मीडिएशन के थ्रू ट्राई करती है और काउंसलर अपॉइंट करती है कि एक बार फिर से ट्राई करने के लिए कि अगर ऐसा है तो ये मीडिएशन प्रोसेस हर एक स्टेज पे है, इवन अपील के स्टेज पे, हाई कोर्ट के स्टेज पे और सुप्रीम कोर्ट के स्टेज के लेवल में भी। सुप्रीम कोर्ट में भी मीडिएशन सेंटर स्टेब्लिश है, हाई कोर्ट में भी है, लोग मीडिएशन के थ्रू और उसको जो है उसको अवेल कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी होने पे हर समाधान करके और दोनों पार्टीज को यूनाइट किया जा सकता है। ठीक है। कई बार अब इस टॉपिक पे आशीष जी, कई बार दहेज उत्पीड़न के कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। हम देख रहे हैं कि आजकल इस तरह के केसेस कितने आने लगे हैं, तो इन हालातों में झूठे दहेज मुकदमों से कैसे बचा जा सकता है? इसमें कई सारे ऐसे केसेस आए जिसमें कि ये पार्लियामेंट को या कमेटी, बल्लिमत कमेटी भी, एक कामत कमेटी भी बनाई गई और रिपोर्ट भी दिया गया कि इसमें आप कुछ कीजिए, लेकिन अभी क्योंकि ये एब्यूज ऑफ प्रोसेस, लेकिन कोर्ट का भी कहीं कहीं ये मानना है कि मियर पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज ऑफ प्रोसेस, उसकी वजह से हम लॉ को इसको स्टॉक ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि 498 ए की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी भी चैलेंज हुई, वो भी अपहेल्ड हो गई। उसमें भी यही कहा गया कि इतने, और उसका बेसिक यही रूल है कि इतने ज्यादा मिसयूज के बावजूद भी
जो है वीमेन आज के डेट में ऐसा प्रतीत होता है वो सुरक्षित नहीं है। मैरिड वीमेन और इवन और इनका अगर कहीं से इसके बावजूद भी अगर फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, तो हम 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं, या जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहा है उसके खिलाफ हम डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर प्राइमा फेसी हाई कोर्ट को भी अगर ये लगता है, हाई कोर्ट में अगर हमको क्वेश्चनिंग में जाते हैं कि ये ट्रायल का जो भी 498A का या क्रूएल्टी का डाउरी प्रोविजन एक्ट में जो ट्रायल चलेगा, इसका प्राइमा फेसी ऐसा कोई केस नहीं बनता जिसमें कन्विक्शन हो सकता है। और ये प्राइमा फेसी ये ऐसा लगता है कि केस बनता ही नहीं है, तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफियर कर सकती है और उस केस को खत्म कर सकती है, वो क्वेश कर सकती है। या कभी कभी होता है डिस्चार्ज की भी रेमेडी है कि अगर किसी FIR दर्ज हो गई तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है अभियुक्त डिस्चार्ज भी अवेल कर सकता है, वो डिस्चार्ज में भी जा सकता है। और फिर उसमें तीसरी सबसे लास्ट रेमेडी ये है कि अगर विन विन सिचुएशन, वो फिर काउंसलिंग पे आते हैं कि उन्हीं पे अगर मीडिएशन के थ्रू वो सेटल होता है, तो चूंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, उसके बावजूद भी अगर सेटलमेंट होता है तो हाई कोर्ट इस मुकदमे इस तरह के मुकदमों को क्वेश कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल। ये दहेज विरोधी जो कानून है उसके बारे में आपने तमाम जानकारी दी और बताया कि कैसे जो है कानून हमारी मदद कर सकता है, कैसे जो है हम हेल्प ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष उपाध्याय जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े लीगल हेल्पलाइन में। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।